जय हिंद, जय भारत। मैं जय आर्या एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अमरोहा लोकसभा सीट को लेकर। आज हम बात करेंगे अमरोहा लोकसभा सीट की 3 चरणों में, 2019 के इलेक्शन को लेकर, 2022 के इलेक्शन को लेकर, जातिगत आंकड़ों के आधार पर और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के इलेक्शन को लेकर। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को 5,37,834 वोट प्राप्त हुए, जबकि बीएसपी के कुंवर दानिश अली जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सामूहिक प्रत्याशी थे, या ये कह सकते हैं दोनों पार्टियों ने यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा था इस लोकसभा में, तो दोनों के कॉमन उम्मीदवार थे। तो उनको यहाँ से 6,01,082 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराकर ये सीट जीती थी। कांग्रेस के सचिन चौधरी यहाँ से लड़े थे, जिन्हें केवल 12,510 वोट प्राप्त हुए थे। तो 2019 में ये सीट बीएसपी के पास थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए और बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल रहती है या इंडिया गठबंधन में शामिल रहती है, उस कंडीशन में जो इंडिया गठबंधन का जो वोट बैठता है वो बैठता है 6,13,592 और बीजेपी का 5,37,834 या एनडीए भी बोल सकते हैं। इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 75,758। इस लिहाज से ये सीट इंडिया गठबंधन के पास दिखाई देती है। अगर बीएसपी यहाँ से बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होती है, तब इस सीट पर परिस्थितियाँ अलग होंगी, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं: धनौरा, नौगांवा, सादात, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर। ये 5 विधानसभाएं इसमें आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनौरा विधानसभा। धनौरा विधानसभा से बीजेपी विजयी हुई थी। बीजेपी के राजीव बरारा 1,03,054 वोट पाकर यहाँ से विजयी हुए थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी के विवेक सिंह को पराजित किया था, जिन्हें 91,629 वोट प्राप्त हुए थे। बीएसपी के हरपाल सिंह को यहाँ से 43,974 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के समरपाल सिंह को 1,385 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी विधानसभा की। दूसरी विधानसभा नौगांवा सादात। ये वाली सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के समरपाल सिंह यहाँ से विजयी हुए थे, जिन्हें 1,08,497 वोट मिले थे। इन्होंने बीजेपी के देवेंद्र नागपाल को हराया था, जिन्हें 1,01,957 वोट मिले थे। लगभग 6,500-7,000 वोटों से ये सीट समाजवादी पार्टी के समरपाल सिंह ने जीती थी। बीएसपी के सादाब खान को 28,638 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की रेखा रानी को 1,613 वोट प्राप्त हुए थे। बात कर लेते हैं अमरोहा विधानसभा सीट की। अमरोहा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, यह समाजवादी पार्टी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के महबूब अली ने 1,28,735 वोट प्राप्त करके यह सीट जीती थी। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के राम सिंह को परास्त किया था। राम सिंह को यहाँ 57,600
99 वोट प्राप्त हुए थे। काफ़ी बड़े अंतर से ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लगभग 70,000 से ऊपर वोटों के अंतर से ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीएसपी के मोहम्मद नावेद अयाज को 34,585 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं हसनपुरा विधानसभा। हसनपुरा विधानसभा से बीजेपी विजय हुई थी। बीजेपी के महेंद्र सिंह जिन्हें 1,20,135 वोट प्राप्त हुए थे, यहाँ से विजयी हुए थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया गुज्जर को हराया था। मुखिया गुज्जर को 97,753 वोट प्राप्त हुए थे। करीब 23,000 वोटों से ये सीट बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीती थी। बीएसपी के फायर सिंह गुज्जर को 36,150 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के आसिम सबीर को 1,734 वोट केवल प्राप्त हुए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा लगती है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विजयी हुई थी। बीजेपी के हरेंद्र सिंह तेवतिया यहाँ से विजयी हुए थे, जिन्हें 1,04,113 वोट प्राप्त हुए थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी के रविंद्र चौधरी को हराया था। रविंद्र चौधरी को 77,807 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीएसपी के मदन मोहन को 43,929 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं पांचों विधानसभाओं के कुल वोट की। तो अगर हम पांचों विधानसभाओं का टोटल वोट देखते हैं तो पांचों विधानसभाओं का जो टोटल वोट बैठता है वो बैठता है 6,96,479, जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में आता है वो आता है 6,96,479। बीएसपी इसमें सम्मिलित है। और बीजेपी का या एनडीए का जो टोटल वोट बैठता है वो बैठता है 4,86,558। जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 2,09,521। इसका मतलब इस लिहाज से इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन 2,09,521 वोटों से 2022 के विधानसभा चुनाव के अनुसार आगे है। अगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं भी करती है तो अभी बीजेपी के साथ उसकी कांटे की टक्कर रहेगी। अब बात कर लेते हैं जातिगत आंकड़ों। जातिगत आंकड़ों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 16 लाख वोटर है। 16 लाख वोटर में मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम वोट यहाँ पे 5.70 लाख या 5,70,000। जाट वोट 1.25 लाख या 1,25,000। सैनी वोट 1.25 लाख या 1,25,000। गुज्जर वोट 0.70 लाख या 70,000। प्रजापति वोट 0.55 लाख या 55,000 है। एससी वोट यहाँ पे 2.75 लाख या 2,75,000 है। यादव वोट यहाँ पे 0.30 लाख या 30,000 है। ब्राह्मण वोट यहाँ पे 0.40 लाख या 40,000 है। जबकि पाल कश्यप और अदर जो वोट है वो 1.25 लाख या 1,25,000 है। ये है कहानी। अब हम बात कर लेते हैं जातिगत वोट को दो भागों में बांटते हैं, एक इंडिया अलायंस और एक बीजेपी या एनडीए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो फिक्स वोट है, जैसे इसका पहले उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इंडिया अलायंस की तरफ मुस्लिम वोट 5.70 लाख फुल जाएगा। जाट वोट 1.25 लाख जाएगा। यादव वोट 0.30 लाख या 30,000 हो जाएगा। ये तीनों ये फिक्स वोट हो गए इनके। अब बीजेपी के फिक्स वोट की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण वोट 0.40 लाख फिक्स है, पूरा जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी वोट।
SC वोट जो है वो 2.75 लाख है, इसमें कुछ जाटा भी है, कुछ अदर SC भी है। तो उस लिहाज से ये वोट लगभग 2.75 लाख में से मेरा जहाँ तक मानना है 1.7 लाख के करीब इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। बाकी बचा 1 लाख, तो 1 लाख बीजेपी और NDA की तरफ आएगा। अब बात कर लेते हैं OBC और अदर्स एंड जो OBC रह गई है कैटेगरियाँ वो, और अदर्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें जाट नहीं, सैनी, गुजर, प्रजापति, पाल, कश्यप और बाकी कुछ और अदर, तो ये करीब बैठता है 3.75 लाख। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने OBC कार्ड खेला, OBC कार्ड में पे बीजेपी पूरी तरह परास्त है, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे सरकार को चलाने वाले कैबिनेट के सेक्रेटरियों की बात हो। OBC के साथ बीजेपी ने न्याय नहीं किया, ऐसा कहना कांग्रेस का है। उस लिहाज से OBC वोट काफ़ी हद तक बटा है। दूसरी बात, बीजेपी की 9 साल की सत्ता से जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उसके कारण भी वोट बटा है। रोजगार ना मिलने की वजह से भी वोट बटा है, कई सारे कारण हैं, इस वजह से वोट बढ़ रहा है। तो मेरा जहाँ तक आंकलन है, ये 3.75 लाख में से कम कितना भी कम वोट इंडिया अलायंस की तरफ आए, 1.25 लाख वोट इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएगा 3.75 लाख में से। और 2.5 लाख अगर हम NDA या बीजेपी की तरफ कर देते हैं तो बीजेपी का टोटल जो वोट बैठता है वो बैठता है 3.9 लाख, जबकि इंडिया अलायंस का जो टोटल वोट बैठता है वो बैठता है 10.25 लाख। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10.25 माइनस 3.9 करेंगे तो ये करीब आता है 6.35 लाख, मतलब 6,35,000। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ये मान के चलता हूँ अगर समाजवादी पार्टी अकेले भी यहाँ से लड़ती है तो भी बीजेपी को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दे सकती है और ये सीट समाजवादी पार्टी के पास आ सकती है अगर वो इंडिया अलायंस को छोड़ भी दे। वैसे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इंडिया अलायंस टूटने वाला नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उस लिहाज से ये सीट इंडिया अलायंस के पास ही रहेगी, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पिछला परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर, उस लिहाज से ये समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत सकती है। BSP के लिए भी ये सीट अच्छी है अगर BSP ढंग से लड़े, क्योंकि मुस्लिम वोट काफ़ी है और मुस्लिम वोट BSP के साथ ज़्यादा जाना पसंद करता है। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियाँ ताल ठोंक रही है। तो उस हिसाब से अगर हम अगर आकलन करें तो बीजेपी के विरोध में जो भी सबल पार्टी यहाँ से लड़ेगी उसके जीतने की संभावना यहाँ ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर इंडिया अलायंस बना रहता है, इंडिया अलायंस बना रहेगा, उस लिहाज से बहुत बड़े अंतर से इंडिया अलायंस यहाँ से जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाकी रही 2024 के इलेक्शन की बात, तब तक बीजेपी की जो इज्जत है या प्रतिष्ठा है वो कितनी नीचे आती है या वो उसमें कुछ उछाल आता है वो समय बताएगा। लेकिन सब आज की जो परिस्थितियाँ बता रही हैं, दिन प्रतिदिन बीजेपी की जो साख है वो गिरती जा रही है। हड़बड़ाहट में कुछ गलत फैसले हो रहे हैं। मोदी जी 2024 का चुनाव केवल अपने चेहरे पर लड़ना चाहते हैं, उसके लिए 5 राज्यों का इलेक्शन हो रहा है अभी जो हो रहा है, उसके लिए नहीं, मतलब जो अभी 5 राज्यों का इलेक्शन हो रहा है उसमें वो एक ट्रायल ले रहे हैं कि क्या मेरे चेहरे पर वो 5 राज्य, मतलब वो अपने चेहरे पर वो 5 राज्य जीत सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज जैसे जो वहाँ पर छत्रप है,
मेन आदमी हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, राजस्थान, वसुंधरा राजे, इनको किनारे किया गया है। दूसरी बात, मोदी जी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते लड़ते बाकी सभी नेताओं को इतना पीछे धकेल चुके हैं कि अब बीजेपी में उन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई नेता ऐसा नज़र नहीं आता जो 2024 में पूरे देश में प्रचार के दौरान जन समर्थन हासिल कर सके। इस लिहाज से भी 2024 बीजेपी के लिए एक बहुत कठिन होने वाला है, लोहे के चने जमाने जैसा। ये समय बताएगा कि 2024 में बीजेपी कहाँ जाके बैठती है, लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थितियाँ ये बताती है कि बीजेपी के हाथ से ये सीट जाएगी 100% जाएगी। ये आज की परिस्थितियाँ बता रही है। 2024 तक मतलब आने वाले समय तक क्या परिस्थिति रहेगी वो समय बताएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है परिस्थितियों में ज़्यादा परिवर्तन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं एक नई लोकसभा सीट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं।